आप सभी का आज के पीस विजिल कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जगमोहन सिंह जी से, जो कि शहीद भगत सिंह के भांजे हैं। हम बात करेंगे आज जलियांवाला बाग में जो हिंसा हुई ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा भारतीय लोगों पर, उसके बारे में। और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसको जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कहा जाता है, जलियांवाला बाग मैसेकर कहा जाता है। उसके बारे में हम जानेंगे। ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि कैसे वहां पर ये जनसंहार हुआ, कितने लोग मरे। 1200 से ज्यादा लोग, कई लोगों का मानना है 1500 से ज्यादा लोग मरे, और सैकड़ों लोग वहां पर घायल भी हुए। वो जो जो जनरल थे वहां जिन्होंने ये कत्लेआम किया, उनके बारे में भी लोगों ने कई बार सुना है और जानते हैं कि वहां क्या हुआ था। पर आज जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके पीछे का क्या इतिहास है, और इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और हम आपसे जानने के लिए उत्सुक हैं आज जलियांवाला बाग के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद श्री। और खास तौर पर पीस विजिल का, जो वक्त वक्त पे इस तरह की ऐतिहासिक चीज याद करवाता है, जिससे हम आज के वक्त में अपनी ड्यूटी जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह निभा सकते हैं, पीस और शांति के लिए, और साथ ही समृद्धि के लिए। जैसे आपने कहा कि एक्चुअली मतलब जलियांवाला बाग की जो इवेंट है वो तो 13 अप्रैल 1919 की है, और जिस तरह वो नरसंहार हुआ वो हमने सब ने एक देखा है। लेकिन उसके पहले जो चीजें हो रही थी, जिसके जवाब में ये हुआ, वो समझना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज भी हमें इस तरह की जो मतलब है कि बहुत अच्छे अपने आप को, जो बहुत नौकरशाह अंग्रेज राज के बड़े वफादार नौकर हैं या आज के राज के नौकर हैं, वो क्यों ऐसी मतलब अपने हाथ में लेते हैं कि वो इतना बड़ा नरसंहार कर दें। तो उसको भी समझने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं आपका ध्यान बताना चाहूंगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ ही गदर पार्टी के लोग 8,000 आए, अमेरिका कनाडा से और साउथ एशिया से उन्होंने किया, और जिसमें एक नौजवान करतार सिंह सराभा भी थे। तो वो एक पीरियड है जब मतलब एक जो अंग्रेज सरकार को और ख़ास तौर पर पंजाब और बंगाल को उसका सामना करना पड़ा। वो एक मानसिकता उसमें बनी हुई है, और माइकल अडवायर अपने आप को इसलिए शाबाश देता है, और ये गवर्नर है, उसका नाम माइकल अडवायर है, जो जर्नल है वो डायर है, हालांकि दोनों ही आयरिश हैं। अच्छा, ये ठीक है जी। हमेशा डॉक्टर सिंह, मुझे इसमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाती थी जब मैं हाँ, पहले भी हिस्ट्री पढ़ती थी, क्योंकि दोनों के नाम ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। वो कॉमन है। तो हाँ, वो मैं मुझे आज तक उसकी कंफ्यूजन रहती है। हाँ, तो माइकल अडवायर जो है वो गवर्नर था। ब्रिगेडियर जनरल डायर जो है वो मतलब जो आर्मी की ड्यूटी जिसने में जिसने करता है, जिसने वहां पे जिसने फायरिंग ये करी थी। नरसंहार हाँ नरसंहार जी, किया। अच्छा, थैंक यू। तो वो गदर पार्टी को दबाने का वो अपने आप में बहुत बड़ा श्रेय लेता है कि हमने, देखिए उनको बोलो, वो अपना तिरंगा झंडा लेके आए थे तो हमने यहाँ उनका झंडा नहीं चढ़ने दिया। तो ये एक बैकग्राउंड थी। लेकिन दूसरी तरफ ये था कि भारत भर में एक नई तब्दीली जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हो रही थी, और उसमें भी दो चीजें हो रही थी। एक तो था कि हमारे नेताओं ने ये सबक सीख लिया कि अगर हमने अंग्रेज साम्राज्य के साथ लड़ना है या उससे आज़ादी के लिए कुछ प्राप्त करना है, तो हमें अपनी एकता जरूर बिल्ड करनी चाहिए। क्योंकि ये बंगाल की डिवीजन के बाद ही ये समझ आने लग गई थी कि वो डिवाइसिव फोर्सेस को, बल बांटने की फोर्सेस को बढ़ावा देते हैं, और कौमी लहर का जो जवाब था कि हमें एकता बनानी चाहिए। और 1916 में जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ, जिसकी प्रेसिडेंट जो थी वो एनी बसंत थी, और एनी बसंत ने जो होम रूल मूवमेंट चलाई थी कि हमें अपना राज आप करना है, हालांकि वो ब्रिटिश से आई थी,
लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी उस वक्त कि लोकमान्य तिलक ने भी उनके साथ मिलके मतलब उसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं, एकता का पैक्ट बना कि हमें मतलब धर्मों से ऊपर उठ के मतलब एकता करनी। हालांकि उस वक्त तक जात का प्रश्न नहीं था, लेकिन वो एकता का अमल हुआ। तो उससे एक एकता का अमल, और दूसरी तरफ ब्रिटिश को इतनी मदद करने के बाद, क्योंकि पंजाब ने सबसे ज्यादा आर्मी कंट्रीब्यूट की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये भी माइकल एडवायर का अपने आप को एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे बताने का था कि देखिए मैंने कितना ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मदद की कि यहाँ से 90,000 लोग जो हैं वो तो वहाँ मारे गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और 70-80 हजार जो हैं मतलब उनको बाद में रिलीव किया गया। मतलब जिसे कहते हैं कि लाम टूट गई, क्योंकि जंग के लिए आप टेम्परेरीली उनको रखते हैं और बाद में आप उनको नौकरी से निकाल देते हैं। तो ये मतलब घटनाएं हो रही थी, और साथ ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़ी महंगाई का मार थी, लोगों के नौकरियां मतलब कम हो रही थी, उनकी आमदन का, वो साथ ही महंगाई थी। लेकिन एक तीसरी चीज हो रही थी कि वो बड़े मिन्यूटली एक रॉलेट कमीशन बनाया गया कि वो ये देखे कि भारत में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कितनी हो रही हैं, कैसी हो रही हैं। तो वो जो रॉलेट रिपोर्ट है वो वर्चुअली एक किस्म का इनकलाबियों के लिए एक बहुत अच्छा ग्रंथ बन गया, क्योंकि उसमें हर वो इतनी बड़ी, क्योंकि लगता नहीं था कि इतनी बड़ी इनकलाबी मूवमेंट जो है वो नीचे भी है। गदर पार्टी वाला तो लग रहा था, लेकिन उसके बगैर भी है, लेकिन उसमें बहुत डिटेल्स दी गई थी। तो वो वर्चुअली एक एसेंशियल मल बन गया नौजवानों के लिए उसको पढ़ना। तो उससे तंग आके सरकार ने अपनी ही रिपोर्ट को बैन कर दिया कि ये अवेलेबल नहीं होना चाहिए। और लेकिन उसका जो नतीजा निकाला गया कि ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं या लोगों की जो ज्यादा आकांक्षा बढ़ी हुई है, इसको बंद करने के लिए एक रॉलेट एक्ट जो है वो लाया गया उस रिपोर्ट के बेसिस पे। और उसमें जो था कि मतलब आप किसी भी व्यक्ति को जिस पे आपको शक है, मतलब उसको आप पकड़ के जितनी मर्जी देर, जो जैसे आज भी है कि 3 साल से 4 साल से लोगों को पकड़ के जेल में रखा हुआ है, उन पे मुकदमा ही नहीं चला रहे। अब चार्जेस तो लगाइए ना, फिर अगला पार्ट होगा, लेकिन वो चला ही नहीं रहे। तो ये उस वक्त की स्पिरिट आज भी जो है मतलब उस वो नजर आती है। तो उस पे उन्होंने मतलब ये किया कि जिसका फिर एक नारा बना कि ना दलील ना अपील ना वकील। और इस पे सबसे ज्यादा जो रिएक्ट करने वाले थे वो हमारी वकील कम्युनिटी थी, जो लॉ के साथ पूरा था। और इसमें फिर एक प्रॉब्लम आई, गांधी जी ने उसकी पहली कॉल दी कि हमें रिवोल्ट रॉलेट एक्ट के खिलाफ मतलब हड़ताल करनी चाहिए, प्रोटेस्ट मतलब हमें करनी चाहिए, ताकि सारे जो है बाजार स्कूल कॉलेजेस बंद हों। तो ये प्रोटेस्ट थी, और हालांकि वो प्रोटेस्ट एतवार को रखी, संडे को रखी गई, जिससे ज्यादा लोगों के जीवन, लेकिन एकता हम अपनी दिखा सकें कि हम इस कानून को मतलब रिजेक्ट करते हैं। और कानून भी क्यों लाना था, क्योंकि उसके पहले यही पावर जो थी वो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के अंडर थी उनके पास, क्योंकि जितना गदर पार्टी पे केस चले वो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के अंडर चले। उसमें ये सारी पावर्स मतलब गवर्नमेंट मतलब थी, गवर्नर के पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी। लेकिन अब उसको एक स्पेशल कानून के रास्ते से मतलब जो है उसको एक स्थायी वैल्यू दी जा रही थी, क्योंकि जंग खत्म हो गई तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल जो है वो उसकी अपनी लाइफ खत्म हो गई। तो ये जो है अब उसमें एक समस्या आ गई कि लोगों के पास तो उनकी आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं, रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तो वो कैसे हड़ताल करेंगे। तो ये बड़ा डिबेटेड इश्यू रहा लाहौर में भी, क्योंकि दो बड़े शहर थे लाहौर और अमृतसर। तो अमृतसर में जो उसको लीड करने वाले थे वो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे, जो लॉ के पीएचडी थे, जर्मन से उन्होंने लॉ की पीएचडी की थी। और डॉक्टर सतपाल थे जो मेडिकल डॉक्टर थे। तो वो दोनों, एक तो है कि वो एकता को भी प्रतीक है कि दोनों दो कम्युनिटीज जो मेजर हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो दोनों ने
मतलब इस बात पे मतलब किया कि हमें कॉल करना चाहिए और हर मोहल्ले में लंगर का इंतजाम किया जाए। कम से कम मिनिमम जो है आप रोटी दाल जो है वो तो प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो क्योंकि खुद पे पैदावार होती है तो वहां से आप मतलब गांव से इकट्ठा करके कर सकते। तो ये मतलब लंगर लगना शुरू हुआ, और उसका एक बहुत ही मैजिकल इफेक्ट हुआ कि लोग इकट्ठा बैठ के खाने लगे, तो वो जो धर्म का बंटवारा था और जो जात का बंटवारा था वो लोगों के दिमाग से निकल गया। तो ये जो एकता हुई, इसको फिर रिप्रेजेंट कैसे हुआ ये, मतलब एक्शन में, क्योंकि वो एकता अगर हम कहते हैं तो वो लगता है, लेकिन एक्शन में ये हुआ कि 9 अप्रैल को रामनवमी आ गई, मतलब जो कि हिंदू फेस्टिवल है। उसके पहले उसके जुलूस को जो रिप्रेजेंट करते थे वो सरकारी लोग करते थे, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट्स, ये वो धर्म के ठेकेदार बन जाते थे। लेकिन इस दफा लाहौर में भी और यहाँ भी एक चेंज आई, क्योंकि वो रॉलेट के मतलब एक्ट के खिलाफ जो हड़ताल चल रही थी उसमें भी कि सरकारी लोगों को लोगों ने बाइकाट किया, और सभी धर्मों ने मिलके मतलब वो रामनवमी मनाई। और उसको जो लीड कर रहे थे वो मतलब एक मेडिकल डॉक्टर, बहुत ही मतलब जो लोगों की को बहुत सेवा दे रहे थे, डॉक्टर बशीर, वो लीड कर रहे थे उसको। इसी तरह लाहौर में भी मतलब लोगों ने लीड किया, क्योंकि उसका भी परिमाण है। तो ये जो रामनवमी की एकता ने उनको ज्यादा पागल किया, क्योंकि जो बार बार कहा जा रहा है कि 1857 रिपीट होने वाला है, मतलब अभी हमारी जना लेडीज पे हमला हो जाएगा, हमारे ये हो जाएगा वो, तो ये सारा जो है। और उसमें एक बात इंटरेस्टिंग है कि जनरल डायर जो है, जो आर्मी वाला है डायर, वो छुट्टियों पे अपनी परिवार के साथ वो मार्च के अखीर पे मतलब वो दिल्ली में था, और वो सभी उन जगहों पे घूम रहा है जहां 1857 के मतलब वहां मेमोयर्स है, मेमोरीज हैं, तो वो उसको हांट कर रहा है। और इसमें शायद एक जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है JW फॉरेस्टर, उसका एक उसने जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे इलाहाबाद में, तो उसके बाद उसने 1904 में एक हिस्ट्री लिखी कि हम हिस्टोरियन और एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो एक नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर यहाँ लोग धर्मों से ऊपर उठ के और जात पात से ऊपर उठ के मतलब इकट्ठे हो जाएंगे तो ब्रिटिश राज का ये अंत है। तो कहीं पर वो भी उनकी रिप्रेजेंटेशन उनको काम कर रही मतलब वो जो मतलब उन्होंने इतिहास से जो सीखा, और इस वक्त मतलब वो यूनिटी सामने आ रही है। जो जो तो जो उसका जनरल डायर है उसके दिमाग में ये डर है कि 1857 का रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ये तो सब लोग साथ आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान। और जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गया है तो ऑलरेडी क्राइसिस है, पैसे की क्राइसिस है, और इन जनरल वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश सरकार है उसका भी काफी नुकसान हुआ है। तो ये सब जो चीजें हैं ये टेंशन क्रिएट कर रही हैं। इसके साथ ही डॉक्टर सिंह, मैं लोगों को याद दिलाना चाहूंगी कि जो आपने बंगाल के विभाजन की बात करी 1905 के, उसके बाद ही जो है मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का भी गठन हुआ। इस सब के बैकग्राउंड में जलियांवाला बाग के मैसेकर को देखना जरूरी है, क्योंकि जो यूनिटी की आप बात कर रहे हैं कि लोग हिंदू मुसलमान साथ आके लंगरों में खाना खा रहे थे, इस सब से ब्रिटिश साम्राज्यवादी तंत्र था उसमें डर पैदा हो रहा था कि कहीं भारतीय जो हैं वो मिलकर जो है इस बार। उसमें उसमें भी थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि बंगाल की बांट के बाद 1909 के रिफॉर्म्स आते हैं, जिसे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म कहा जाता है, और वो पहली तरह उन्होंने रिलीजन ग्राउंड पे मतलब मतलब जो है रिजर्वेशन दी। तो मुस्लिम लीग के बनने का और हिंदू महासभा के बनने का वो मतलब खुद उसके कारण थे कि जो इलेक्शन में रिजर्वेशन है वो आपको मतलब मुस्लिम सीट्स के अलहदा मिलेगी, तो वो डिवीजन थी। तो इसीलिए जो नेशनल मूवमेंट है वो उस डिवाइसिवनेस को बंगाल को भी इसलिए अपोज कर रहे थे कि बंगाल को भी धर्म के नाम पे बांटा गया था, मुस्लिम एरिया वर्सेस हिंदू एरिया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो 1900 मतलब जो 1857 के मतलब एग्जाम्पल है वो बिल्कुल, उनको मतलब वो उनको, वो सिर्फ हाँ हार्ट ही हाँ, नहीं कर रहे, वो एक्चुअली उनको लग रहा है कि या मतलब दिस इज द। हाँ, हाँ अगर आपने
हाँ, हाँ, सिस्टम को, लूट को चलते रखना है, तो आपको डिवाइड करके ही लोगों को रखना कर होगा। सकते हैं। मुस्लिम लीग की जो फॉर्मेशन हुई उसको भी, जैसे जो हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसने कोशिश करी, जिसका आपने अभी थोड़ी देर पहले ही आपने उसकी बात करी, जो लखनऊ पैक्ट है, वो भी इसीलिए था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आए ब्रिटिश से लड़ने के लिए, क्योंकि कांग्रेस में उस समय तक ये समझ आ गई थी कि भाई देखो ये जो हैं ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें साथ आना जरूरी है, इसीलिए लखनऊ पैक्ट किया गया था। मतलब उसी कंटिन्यूटी में है कि डिवाइसिव फोर्सेस वर्सेस यूनिटी फोर्सेस, मतलब ये एक लगातार, और इसी को सीखने की जरूरत है कि जब भी यूनिटी बनेगी तभी आप मतलब जो है एक्सप्लॉयटेशन को रोक सकेंगे और वही पीस की तरफ बढ़ने का काम होगा। तो इसमें मैं एक और आपको बहुत उक्ति मुझे मिली कि एक डीसी लिख रहे हैं वो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स पे, कि देखिए हम कितने अच्छे नीतिकार हैं कि पहले हम धर्मों को लड़ाते थे, अब धर्म के विदन लोग लड़ेंगे, क्योंकि जब मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी तो मुसलमानों के दो धड़े तो हो जाएंगे ना। शायद शिया सुन्नी का जो डिफरेंस है वो भी उस वक्त बोया गया उसमें, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये अपने आप डिवाइड होंगे। और ये उसकी उक्ति मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि मतलब आप विद इन मतलब रिलीजन भी डिवीजन को मतलब और फर्दर डिवीजन देते हैं। तो ये मतलब प्रक्रिया के तौर पे कि जो ब्रिटिश पॉलिसी है या किसी भी स्टेट में जब एक्सप्लॉयटेटिव मतलब पॉलिसी है तो उसमें डिवीजन ही होगी, जबकि मतलब ये दुनिया का इतिहास है कि जहां भी डिवाइसिवनेस है वो बाद में कौमें गिरती हैं, वो ऊपर नहीं उठती, एकता के साथ उठती हैं। ये पूरा साजीद सिंह जी ने अपना लास्ट जो उन्होंने कैसे लिखा था कि कौमों का पतन कैसे होता है और कौमों को की उन्नति कैसे होती है, तो उन्होंने यही कहा था कि जब आप अपने ही लोगों पे जुल्म करेंगे तो फिर मतलब आप अपनी ही कब्र को खोद रहे होंगे। तो डॉक्टर सिंह, ये इसमें इतिहास। इसमें एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि जब ये पहला विश्व युद्ध हुआ, जिसमें खासतौर से पंजाब से बहुत से सैनिक जो थे वो भर्ती थे ब्रिटिश सेना में, और उनकी काफी बड़ी मात्रा में उनकी मृत्यु हुई। 90,000 हैं 90,000। जिनकी याद में वो पूरा इंडिया गेट बना हुआ इंडिया है, गेट है, हाँ। तो उस पे उनके नाम लिखे हुए हैं। उनके नाम हैं। तो ये सब जो नुकसान हुआ भारतीय जनता का, वो इतना बड़ा था, और उसके बाद भी ये रियलाइज हो गया था कि ब्रिटिश तो कोई आपको देने वाले नहीं है अधिकार ये सब करने के बाद भी। तो आई थिंक उससे भी एक फ्रस्ट्रेशन काफी बड़ी थी सोसाइटी में। मतलब कि कुछ हिस्से तक है वो भी, लेकिन उससे ज्यादा ब्रिटिश को डर लग रहा है कि ये जो गदर पार्टी वाले आए हैं वो कहते हैं कि यहाँ से जो सिपाही हैं वो रिवोल्ट करेंगे। और अभी हमने मतलब 90,000 तो शहीद हो गए, 80,000 जो हैं वो ट्रेंड सिपाही उन्होंने घर भेज दिए। तो एक्चुअली ब्रिटिश को वो भी डर लग रहा है कि ये तो तैयार बैठे हैं, अगर हथियार इनके हाथ में आ गए तो हमने सिखा दिया है इनको हथियार चलाना। तो वो कई परिस्थितियां उनके मन में चल रही हैं, इसीलिए जब वो हांट कर रहे हैं कि 1857 दोबारा आ रहा है, ये मतलब और एक महिला पे हमला होता है तो आप उसको पूरी सभी महिलाओं पे हमला बना देते हैं, जबकि उसको बचाने वाला भी हिंदू फैमिली है। लेकिन वो आधी स्टोरी को लेके मतलब उसको करेंगे। सो लेकिन डॉक्टर मेरा है सिंह, कि यहाँ यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि आप जो रेफरेंस दे रहे हैं वो किसका है। तो पर उसके बाद मेरे को हाँ उस पे आएंगे, जी, उसके पहले जो घटनाएं हुई उनको देख के फिर हम वहां पहुंचेंगे। जरूर जरूर। क्योंकि जैसे हमने कहा कि 9 तारीख को रामनवमी हुई और उसकी इमीडिएट रिस्पांस ये थी कि आपने दो बड़े लीडर जो लोगों में जिनमें विश्वास था लोगों का और वो लोगों को बांधे हुए थे, उनको आपने उनसे निकाल दिया और पंजाब से बाहर भेज दिया, डॉक्टर सतपाल को और डॉक्टर किचलू को। तो अब 10 तारीख को लोग मतलब इकट्ठे होके उनको छुड़ाने के लिए जाते हैं कि हमारे लीडरों को छोड़ा जाए। तो पीसफुल है, कोई बात नहीं हुई। जब वो जा रहे हैं तो भी कोई किसी को कोई मतलब कुछ नहीं कहा गया। वो ब्रिटिश जो ऑन ड्यूटी हैं
वो भी वहां से गुजर रहे हैं, किसी को किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है सरकार का, वो इसका मतलब कि मन वो एकता के खिलाफ बन गया था, तो वो वहां पर मतलब गोली चलाते हैं और 20 लोगों की डेथ हो जाती है। और बहुत लोग जो हैं वो मतलब जो है इंजर होते हैं। और केडी मौलविया 15 तारीख को वहां अमृतसर पहुंचते हैं। ये लखनऊ के जर्नलिस्ट भी थे और वकील भी थे, केडी मौलविया। और वो कहते हैं कि मुझे तो बाजारों में लोग घूमते हुए मिले, किसी की आंख मतलब इंजर्ड है, किसी की टांग इंजर्ड है, और किसी को कोई मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं दी जा रही। एक तो लोग डर जाते हैं कि अगर मेडिकल फैसिलिटी लिए तो वो पकड़ के आप पे मुकदमा बना देंगे। तो लेकिन वो जब वो गोली चली, वो तकरीबन दोपहर के टाइम पे हुई, तो फिर वो जो भीड़ वहां से आई, तो उनको लगा कि ये जो मतलब अंग्रेजों के बैंक हैं, ये क्यों खुले हुए हैं, क्योंकि इमीडिएटली हड़ताल की कॉल दी गई कि सब बंद किया जाए। तो एक मजिस्ट्रेट जो मैनेजर था, उसने ज्यादा मतलब होशियारी से अपना पिस्तौल निकाला, और वो जो पहले अगला आदमी था उसको उसने गोली से मार दिया। तो जो दूसरा आदमी था उसके हाथ में लाठी थी, तो उसने लाठी मारी उसके और वो मर गया। तो मतलब अंग्रेजों को ये भी लगा कि आम आदमी के हाथ में लाठी ही बहुत बड़ा हथियार है, मतलब वो अगर नहीं डरते तो वो आपको कर सकते हैं। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसी घटनाओं में वो मिस शेरवुड का जो है कि किसी मोहल्ले में अब लोग जिन्होंने वो देखे हैं मर्डर वहां पर गोली से, और इंजर्ड लोग देखे हैं, तो उसमें गुस्सा एक स्वाभाविक हो सकता है। तो वो क्योंकि ब्रिटिश टीचर्स थी, उसको मतलब उन्होंने मुलैस किया, लेकिन मैंने जैसे कहा कि उसको छुड़ाया भी। लेकिन बदले में क्या किया कि उस मोहल्ले में, उस स्ट्रीट में लोगों को अपने घर जाने के लिए पेट के बल रेंग के जाना पड़ता था। और वहां उन्होंने मतलब वो स्कैफोल्ड लगा दिया, जिससे मतलब बैंतों की सजा दी जाएगी। उसमें तो ये भी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे अमृतसर के, उन्होंने कहा कि ये जो शेरवुड महिला थी जिनके ऊपर हमला हुआ, और वो बिल्कुल गलत था, उसको जरूर जिन्होंने किया उनको सजा मिलनी चाहिए थी। पर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने ये कहा कि पूरी भारतीय कम्युनिटी को एक तरह से उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, और कई पुरुषों को कहा गया कि वो पेट के बल रेंग के, कई पुरुषों को नहीं, सभी पुरुष जो जो भी हाँ, उस उस मोहल्ले में मोहल्ले से जितने जाते घर थे। थे, हाँ, उस मोहल्ले में जितने भी घर थे, जिस मोहल्ले में ये शेरवुड जो महिला थी उन पे जो हमला हुआ था, कि उस मोहल्ले में सभी पुरुष पेट के बल रेंग के वो सड़क पार करेंगे। क्रॉस और करेंगे। हाँ जी। ये जो पहला हमला हुआ जिसमें 20 लोग मरे, डॉक्टर सिंह, वो कौन सी तारीख का है? वो 10 तारीख का। 10 तारीख का है। और जो ये और शेरवुड वाला है वो 11 का है, जो ये महिला। 11, और हाँ, क्योंकि 11 हाँ, तारीख को हाँ। लोगों को ने मांगा कि हमें, पहले तो वो जाने नहीं दे रहे थे कि आप 2 आदमी जाइए अपना दफना के या मतलब संस्कार करके आ जाइए। तो जब लोगों ने कहा तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कुछ ज्यादा लोग जाना चाहते हैं तो वो जाएं, लेकिन 1 बजे के पहले आप वापस अपने घर पहुंच जाइए। अगर आपने रास्ते में कहीं देख लिया तो गोली मार दी जाएगी। तो एक स्केयर और क्रिएट किया जाता। और डॉक्टर सिंह, इसमें भी हिंदू और मुसलमान दोनों मरे थे, क्योंकि जो बिल्कुल। रिकॉर्ड्स हैं उसमें बताया गया है कि वो उनकी जो उनकी आखिरी राइट्स हुए वो दोनों थे, हिंदू नहीं, भी दोनों ही हुए। और हाँ, मिलके हुए, मतलब अच्छा, दोनों मिल। में ही। हम्म। मतलब कमाल ये है कि दोनों में ही मतलब एक दूसरे के साथ सहमति है, मतलब वो हुए। और वो और ज्यादा उनको मतलब परेशानी कर रहा है। तो फिर रास्ते में जब वहां से आ रहे थे लोग, तो शेरवुड मिल गई। तो नौजवानों ने कुछ उसको कहा, लेकिन हालांकि वो ठीक नहीं है। लेकिन उस माहौल को आप अगर देखें कि आप लोगों को अपने ऑनरेबल तरीके से उनको सेंड ऑफ भी नहीं देना चाह रहे, जिनको आपने मार दिया है, तो वो एक टेंशन दोनों तरफ बन रही थी। बिल्कुल। और डॉक्टर सिंह, जैसा कि हमने इतिहास में देखा है और हम अभी भी देख रहे हैं कि कई बार महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो उन पे हमले होते हैं वो तो गलत हैं ही,
पर जो जो जुल्म करने वाला होता है वो एक तरह से उनका इस्तेमाल करता है कि देखो हमारी महिलाओं की इज्जत पे हमला हुआ, तो इसलिए ये जस्टिफाइड है कि हम तुम पर आकर हमला कर रहे हैं। तो वो नहीं, उनको वो नहीं पकड़ते जो एक या दो लोगों ने जो गलत काम किया है, वो पूरी की पूरी उस समुदाय को बिल्कुल बिल्कुल वो कर देते हैं, उनको जो है एक्चुअली सजा उसका देते पर्पस जो है वो स्केयर क्रिएट करना है और एक हमदर्दी का फायदा उठाना, क्योंकि महिला के लिए हमदर्दी मतलब होती है, मतलब उसको आप इमोशनल इशू बना सकते हैं और वो किया जाता है, बिल्कुल आपका ठीक है। और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, हमें ये भी नहीं समझना चाहिए कि उस वक्त ही थी, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और जब भी बिल्कुल एक्सप्लॉयटेटिव बिल्कुल। फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेटिव होंगी, तो ये जो अंडरलाइंग मतलब बातें हैं, इनको भी मतलब जो है यूटिलाइज किया जाएगा। तो ये वहां हो रहा है। और मैं कहता हूँ उसके बाद मतलब इमीडिएटली आप कर्फ्यू लगा देते हैं, और जब जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और और उसमें भी है कि वो कहता है कि मैं मतलब अब आप एक मोहल्ले में मतलब अनाउंसमेंट कर देते हैं, वो समझते हैं कि बाकी जो सारा शहर है वो भी हमारी अनाउंसमेंट को समझेगा। ये एक और मतलब किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिव ईगो है कि वो मतलब ये कह के कि हमने अनाउंसमेंट कर दिया कि कोई नहीं होगी, तो इसलिए क्यों हो रही है, डिफाइंस है। अच्छा, और उसके साथ ही देखिए कैसे बेवकूफाना मतलब फैसले होते हैं। मतलब बैसाखी के टाइम पे एशिया का सबसे बड़ा मतलब जो है जानवरों की मंडी जो है वो अमृतसर में लगती थी, मतलब काफी देर तक वो लगती रही, क्योंकि वो पूरा एशिया की मतलब सबसे बड़ी मंडी गिना जाता था। तो उस दिन वो 1 बजे वो मंडी बंद कर दी गई, और साथ ही ये हुक्म कर दिया गया कि कोई शहर छोड़ के नहीं जाएगा। अब देखिए दोनों कंट्राडिक्टरी हैं कि आपने जो भीड़ एक जगह इकट्ठी हुई अपना मतलब कोई मतलब कर रही है काम, उसको आप बखेड़ देते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो वो फिर लोगों का मतलब रहने का क्या है कि वो फिर दरबार साहब की तरफ आएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां पर लोग मतलब आके अपना रात, अब उसी पे जलियांवाला बाग बिल्कुल उसके साथ है। तो उस पे पब्लिक मीटिंग रखी हुई है कि अपने लीडरों को छुड़ाने के लिए उनके हक में हमने पीसफुल मीटिंग करनी है। अच्छा डॉक्टर सिंह, ऐसा मैंने सुना है कि एक दिन पहले मतलब 13 अप्रैल से पहले 12 अप्रैल को भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें अनाउंसमेंट की गई थी कि 13 को ये बड़ी नहीं, वो तो मीटिंग होनी। हाँ। प्रेपरेटरी मीटिंग थी, अच्छा अच्छा मतलब वो जो वर्कर्स की प्रेपरेटरी मीटिंग थी। अच्छा। हिंदू कॉलेज में शायद मतलब उसकी। वो तो प्रेपरेटरी थी, करनी चाहिए अच्छा कि 13 को अच्छा। करें, तो 13 का फैसला उस पे होता है। और उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो लड़का लंगर के लिए मतलब अनाउंसमेंट कर रहा था, उसको कहा कि मीटिंग का भी कर दो अच्छा क्योंकि उस वक्त तक भी लंगर लग रहा था, मोहल्ले मोहल्ले में लंगर लग रहा था, तो उसकी बुनियादी कर रहा था एक लड़का। तो उसको अच्छा मतलब ऑर्गेनाइजर हिंदू, उसमें भी वो क्योंकि काफी संदेह का पात्र है, जो हम्म। हंसराज उसमें काम कर रहा है, अच्छा। क्योंकि उसकी कई तरह की बात की डुप्लीकेसीज हैं, और हम्म। उसको बाद में भारत से बाहर भी भेज दिया गया। हाँ, ये लंगर का जो कॉन्सेप्ट है ये भी पंजाब में सोशल कम्युनिटी बिल्डिंग का काफी टाइम से है। जब अकाल पड़ते थे तो फिर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जो है वो अमृतसर को आती रही, क्योंकि जो 1890-1900 के अकाल है उसमें भी मतलब अकाल पीड़ित जो है कि कम से कम रोटी तो मिल जाएगी ना। तो वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग का काम भी करते हैं। लेकिन जब जलियांवाले बाग में मतलब डायर ने मतलब, और वो अपने तौर पे भी एक्ट कर रहा है, अपने लड़के को कह रहा है कि ये बहुत बड़ी भीड़ बन गई है ब्रिटिश राज पे, तो मुझे तो बचाने के लिए जाना है, तो वो अपने आप ड्यूटी अपनी ले लेता है। उसको अमृतसर जो है ड्यूटी पे नहीं लगाया गया था, उसके पहले जो मतलब मेजर ड्यूटी पे था वो शायद ज्यादा सियाना आदमी था, तो उसको हटाया गया वहां से, मैकडोनल्ड को। तो मतलब ये
मतलब टेकिंग इट कि वो अपनी सेल्फ इम्पोज्ड और उसमें बहाना, क्योंकि आप उसको सेल करना चाहते हैं अपने एक्शन को। तो जैसे आपने कहा कि शेरवुड को मतलब एक बनाया गया, एक लेडीज में बहुत स्केयर क्रिएट किया गया कि ये तो अभी बस 1857 आ गया है, क्योंकि 1857 की को एकता में से देखते हैं वो। और जो हमारा ये नरेशन, मैं नहीं मानता कि 1857 फेल हुआ, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था और ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। तो आपने आधी जीत तो प्राप्त कर ली ना, कि वो जो पहला तंत्र था वो खत्म हो गया और डायरेक्ट रूल शुरू हुआ। तो उसमें एक तब्दीली तो है, मतलब वो देखते हुए। तो इसलिए अब डायर जो है वो मतलब मासेकर करता है, और फिर उसके बाद वो उनको कोई मतलब मदद भी पहुंचाने के लिए तैयार नहीं, जिसको उसने बाद में कन्फेस किया कि मेरा पर्पस लोगों को मतलब पूरी तरह सजा देना था, डराना था, ताकि वो दोबारा ऐसा काम ना करें कि इकट्ठे हो सके। अब दूसरी उनको बात मेडिकल, उनको जो है मेडिकल मदद नहीं दी गई। बिल्कुल, वो बिल्कुल तो भी। इमीडिएटली कर्फ्यू लगा दिया गया। हाँ जी, हाँ जी। उसमें वो दो लेडीज जो हैं, वो साथ उनका मोहल्ला था, वो आई और वो अपने पति को लेके सारी रात उन लाशों में पड़ी रही। लाशें उठाने का भी नहीं दिया गया, इतना इनह्यूमन मतलब जेस्चर है। और साथ ही ये है कि उस पर इतना कवरेज है कि ये कहानी मतलब मुझे हैरानी हुई कि गांधी जी को भी जो अमृतसर की स्टोरी है वो मई और जून के जाके मिलती है, अच्छा, दो मतलब ये महीने के सारी बाद। सारी उन्होंने न्यूज बाहर निकलने को एक तरह न्यूज से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया बिल्कुल था। ब्लैकआउट कर दिया। और लेकिन अपनी जो है झूठी न्यूज देनी शुरू कर दी, जिसका जस्टिफिकेशन ये है कि लोगों ने कोई गलती की है, जिसकी वजह से मतलब ये सारा सरकार को करना पड़ा। और जब मैं भगत सिंह को देख समझने की कोशिश कर रहा था, तो वो यही सच्चाई देखने के लिए 12 साल का लड़का वहां पहुंच जाता है कि वाकई मतलब है कि भी लोगों ने कुछ किया है या ये। तो वो फर्स्ट मतलब है कि फील्ड जर्नलिज्म का काम करता है। तो ये शायद वो जो फैलाया गया उसमें मतलब दुनिया भर में कि अगर कुछ आप सच्चाई भी कहते हैं और झूठ भी कहते हैं। सच्चाई ये कि वहां मरे हैं लोग, तो आप उसको थोड़ा कम करके बता दीजिए। लेकिन साथ ये है कि वो जी उन्होंने हमला कर दिया था, तो सेल्फ डिफेंस में मतलब जो है वो ब्रिटिश ने गोली चलाई। ये कहानी आज भी वही होता है। तो क्योंकि भगत सिंह ने जो जाना, तो वो सिर्फ 12 साल के थे, वो वहां गए अमृतसर, उन्होंने देखा और लोगों से पूछा, और उनको ये बात क्लियर हो गई कि ये तो झूठ अब था मतलब जो। उनको हाँ, दोनों दोनों वर्षन मिल रहे थे। हाँ। एक तो ये था कि अभी निहत्थे लोगों पे गोली चलाई गई है, क्योंकि वो लाहौर में थे, तो लाहौर में ये खबर पहुंची। लेकिन दूसरे बात है कि उनके ही ताया जी जो हैं वो प्रो ब्रिटिशर हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में है। तो वो सरकारी वर्शन कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अंग्रेज तो बड़ा इंसाफ पसंद है, ये जरूर लोगों ने कोई शरारत की है जिसकी मजबूरी में उनको ये करना पड़ा। तो, तो मेरा कि वो उसको ये भी समझने की जरूरत है कि जब आपके पास कोई सरकारी तंत्र से न्यूज आती है तो उसको आप मतलब वैसे ही ना देखें। क्योंकि अब तो है कि उनका अपना तंत्र बड़ा हो जाता है जब प्रेस भी उनकी बात करती है, लेकिन असलियत तक पहुंचना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। और इसके साथ जो अगली पार्ट है कि इसके बाद वहां मार्शल लॉ लगा दिया गया पूरे पंजाब में। पंजाब उस वक्त ये हरियाणा दिल्ली भी पंजाब का हिस्सा थे। तो यहाँ भी मतलब मार्शल लॉ का मतलब है कि आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें को बहुत ज्यादा गवाहियां और वो मिलिट्री का मतलब जो है कर्नल, उसी को राइट्स दे दिए गए। और देखिए कि उस वक्त ये जो पोस्ट जलियांवाला बाग, एक तो प्री जलियांवाला बाग हमने एकता वाला देखा, उसमें लोगों की बल बढ़ रही है और एकता, और रामनवमी मनाई जा रही है इकट्ठे। और जो पानी, हिंदू पानी मुस्लिम पानी कह के बांटा जाता था, वो शबील कॉमन लग रही है। कोई धर्म का जात का वहाँ मतलब प्रश्न ही नहीं उठ रहा। तो वो एक बहुत बड़ी सामाजिक मतलब मैं समझता हूँ कि चेतनता का मतलब बढ़ना था। और उसके उल्ट सरकार, जो रूलिंग सरकार है, वो उस पर एक ऐसा डर पैदा करना चाहती है कि लोग दोबारा अपने आप को इकट्ठे ही ना करें। तो उसको लेके मतलब मार्शल लॉ में जो ज्यादती हुई। और पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है
कि पहला ही मार्शल लॉ का ऑर्डर क्या है कि लंगर नहीं लगेगा। हाँ, अब देखिए कि वो लंगर की अहमियत को कैसे समझ रहे हैं। अगर आप ये ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे तो हमें नहीं समझ लगता कि अंग्रेज भी ये समझ रहा है कि एकता जो है वो लंगर से बन रही है। और दूसरा है कि सारे, क्योंकि मतलब ये जो हमारा इलाका अमृतसर का है, माझा जिसे कहते हैं, लोग वैसे ही लाठी हाथ में रखना ना मतलब एक फैशन है। अच्छे उसमें मतलब पीतल लगा होता है और वो बड़ी सजावट वाली लाठी हाथ में रखते हैं। मतलब ये उनका मतलब सोशल स्टेटस समझ लीजिए। लेकिन दूसरा ऑर्डर ये है कि सभी जो है वो आप बंद कर लीजिए, मतलब उनकी लाठियां जो है वो छीन लीजिए। तीसरा है कि जो बड़े बड़े वकील हैं उनको थाने में बिठा के उनसे मजदूरों का काम किया लिया जाता है, मतलब बेइज्जत करने का जो है। और हर कई जगह पर तो ये हुआ कि एक मुस्लिम वकील एक हिंदू वकील दोनों को बांध के कि तुम ज्यादा एकता की बात करते थे, उनका जुलूस निकाला जा रहा है। तो मतलब बहुत सी चीजें हुई। मतलब हवाई जहाज पहली दफा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ और उसका दूसरा जो है वो तोहफे के तौर पे भारत में यूज हुआ। पंजाब में कई जगह पर मतलब जो है बॉम्बिंग की गई जिससे लोग मरे और फांसी घर बनाए गए। और ये सारी रिपोर्ट जो है ये कांग्रेस ने बनाई और गांधी जी ने पूरा टाइम लगा के हर विटनेस को वेरीफाई करके वो उसके राइटर हैं। ये जो कांग्रेस की मार्शल लॉ की रिपोर्ट है वो शायद उसका पोस्ट पार्ट जो है, और उसी ने उनको बहुत मतलब मानसिक तौर पे मतलब ये चैलेंज भी दिया कि पंजाब में अगर इतना जुल्म हुआ है तो लोगों को कैसे आप मतलब एक पॉजिटिव प्रोसेस में डालें। तो जो बाद में उन्होंने मतलब नॉन कोऑपरेशन की कॉल दी वो पंजाब की इस रिस्पांस में रिएक्शन में थी। तो है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है मतलब इसको अगर नहीं समझेंगे तो हम मतलब वो एक इवेंट पे ही। हाँ। लेकिन उसमें जो भारतीयों का रोल आप बता रहे थे, मैं वो भी कि उस वक्त गुरुद्वारे में जो मतलब कंट्रोलर होता था वो ब्रिटिश वाले अपॉइंट करते थे। वो बेसिकली जागीरदारी जो ब्रिटिश के मतलब प्रो ब्रिटिशर हैं उनको है। अब है कि वही अमृतसर में जहां इतना जुल्म हो गया, जो उन मतलब एक लोग हैं जो प्रो ब्रिटिश है उनको कभी उनमें कोई नुक्स नजर नहीं आता, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। हमारे पॉपुलर जो पोएट हैं उन्होंने उस पर बहुत बहुत कविताएं लिखी। हमारे फिरोजुद्दीन शरफ हैं, उन्होंने कहा कि जलियांवाले बाग में हिंदू मुस्लिम खून एक हुआ। ये उनकी पोएम है। नानक सिंह हमारे नॉवलिस्ट हैं, वो भी बस, और उन्होंने उस वक्त की बहुत ही जो सोशल लाइफ है उस पर लिखा। तो उन्होंने खूनी बैसाखी एक पूरा किस्सा निकाला। तो मतलब दो तरह की रिएक्शन है। वहीं पर ही भाई वीर सिंह बहुत बड़े पंजाबी के पोएट भी हैं साहित्यिक भी हैं, उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। तो उसी रिएक्शन में जो अरूड़ सिंह सरबरा थे उन्होंने जनरल डायर को बुला के मतलब उसको सरोपा दिया, ऑनर किया। और उसमें जो इंटरेस्टिंग मतलब है हास्य वाली बात कि वो कहते हैं कि हम तो तुम्हें सिख बनाना चाहते हैं क्योंकि सिखों का ये फर्ज है कि वो मतलब ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बचाएं और तुमने आज बचा दिया। देखिए नेक्स्ट डोर बैठा हुआ आदमी, हाउ सब्जेक्टिव ही कुड बी। और वो कहता है जी इसमें तो थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आप सिखों को कहते हैं कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, मैं तो चेन स्मोकर हूँ। तो कहते कितनी सिगरेट पी लेते, कहते 5,000 पी लेता हूँ मैं। तो कहते कोई गल नहीं, आप 5-10 कम करनी शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता, मतलब हम आपको सिख जरूर बनाना है। तो ये लेकिन जो उसका थे ये सरपरा थे उसके गोल्डन टेम्पल के। गोल्डन टेम्पल। अच्छा। तो डॉक्टर सिंह इसमें भी हम काफी अगर हम देखें आज की स्थिति में भी, जैसे कुछ धार्मिक नेता ऐसे हैं जो चुप रहते हैं, कुछ धार्मिक नेता फुली सपोर्ट करते हैं फाशिस्ट ताकतों को, और कुछ होते हैं जो बोलते हैं खिलाफ, हालांकि वो कम ही हैं। पर जो हमारे लेखक हैं कवि हैं उसमें भी कुछ हैं
जो फाशिस्ट ताकतों की मदद करते हैं, और बहुत से हैं जो नहीं भी करते हैं। उसी तरह से मैं अभी जो आप बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि जो हमारा बॉलीवुड है उसमें भी देखिए ना आपकी कितने ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ जाके जो है वो फाशिज्म की मदद कर रहे हैं, और कुछ जो लोग बोलते हैं और उसमें सभी धर्मों के लोग हैं, उनको फिर सरकार तंग भी करती है कि बोलने के नहीं, लिए। हम्म। वो तो देखिए ना कि मतलब पूरा जो सुपर स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें ये तो रहती है और कॉन्शियसनेस भी है, और उसमें कॉन्शियसनेस किलिंग भी है, क्योंकि आप अपने निजी हित के लिए उनके साथ मिलते हैं। जो मदद कर रहे हैं वो कोई मतलब किसी स्टैंड पॉइंट से नहीं कर रहे, उससे मदद कर रहे हैं। जैसे मुझे ये है कि अब कश्मीर फाइल पे इतना पैसा बनाया गया, किसी ने वो उन उन पंडितों के लिए तो नहीं दिया। बल्कि कश्मीर फाइल आपने प्रोपोगंडे के लिए बनाया, पूरी सरकार मदद कर रही है, लेकिन जो उससे इतना करोड़ों रुपया बनया है, उसने किसी ने ये तो नहीं कहा कि जी ये जो पूरी प्रोसीडिंग है हम क्योंकि पंडितों के लिए कर रहे हैं तो पंडितों को देके रिहेबिलिटेट कर दीजिए। अब ये देखिए ना, ये यहीं पर पकड़ा जाता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो अपने हित के लिए कर रहे हैं, और प्रोपोगंडा भी मतलब अपने हित के लिए कर रहे हैं। तो ये मतलब इसलिए जो है कि ये इसको ऐतिहासिक संदर्भ में देखना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कोई आज आज घटनाएं पिछली घटनाओं से अलहदा नहीं है। अगर भगत सिंह कहते हैं कि साम्राज्यवाद को मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद, ये दोनों चीजें जो हैं इकट्ठी हैं, और साम्राज्यवाद को जैसे वो एक्सप्लेन करते हैं, मुझे लगा कि बहुत सिंपल। उन्होंने कहा कि एक देश जब दूसरे देश को लूटता है तो ये साम्राज्यवाद का एक रूप है, लेकिन साम्राज्यवाद अपने आपकी सोसाइटी में भी एक आदमी के हाथों दूसरे आदमी की लूट को भी बनाता है। अगर ये वो नहीं होगा तो वो लूट नहीं होगी। तो ये जो मतलब उनका आपसी संबंध है, तो उसको ऐतिहासिक संदर्भ में समझने की जरूरत है, क्योंकि हम उसको समझने के लिए अगर करेंगे जी। तो मतलब तब हमें समझ लगेगी कि मतलब वो जो उस वक्त प्रक्रियाएं थी, हम्म। आज प्रक्रियाएं अलहदा नहीं है। बिल्कुल। और अगर वो आई थिंक इसी संदर्भ में अगर हम आज की माहौल को समझेंगे तो ये काफी क्लियर हो जाएगा कि किस चीज से फाशिस्ट ताकतें या जो भी जुल्म करने वाली ताकतें होती हैं वो किस चीज से सबसे ज्यादा डरती हैं, और वो चीज है एकता। तो भारत के संदर्भ में वो हिंदू मुस्लिम एकता और जातीय एकता की बात होती है, दुनिया के संदर्भ में भाई सभी देशों के लोग या सभी जो हमारी स्किन कलर है, रेस, वो मिलके उससे ऊपर आए। उठ के, हाँ उससे ऊपर उससे उठ के जब हम आते हैं तो जो जुल्म करने वाली ताकतें होती हैं वो डर जाती हैं। और भारत में हम ये लगातार देख रहे हैं कि चाहे वो सीए हो या जो दंगे हुए हैं दिल्ली में, या इवन अब साउथ में ये लहर फैल रही है कि भाई आप सब लोग अलग अलग हैं, पर मतलब उसका उसका जो इंटेंशन है, जो उसके पीछे एम है, वो यही है कि लोगों को विभाजित किया जाए, क्योंकि जब लोग विभाजित होंगे तो वो मिलकर आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और इस बात को आज 13 अप्रैल को याद रखना बड़ा जरूरी है, जिस दिन जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ, कि क्यों ये हुआ। वो यही हुआ, नंबर वन आपने जो बताया कि भाई एक तो फियर, लोगों के दिमाग में डर बैठा दिया जाए, और दूसरी चीज ये है कि यूनिटी को तोड़ दिया जाए। ये दो चीजें हैं। इसमें मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी इससे पहले कि कार्यक्रम खत्म हो, डॉक्टर सिंह की हम इसमें देखते हैं कि बहुत से हमारे लॉयर और डॉक्टर इसमें शामिल थे, जो हमारी मूवमेंट थी अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। तो वो आज भी हम देखते हैं कि बहुत से लॉयर और डॉक्टर जो हैं वो जनता के अधिकारों के लिए खड़े हो रहे हैं, और उनको काफी दबाया जाता है क्योंकि उनको लॉ की भी जानकारी है। और जो डॉक्टर हैं आई थिंक वो क्योंकि आम इंसान को देखते हैं, उसकी समस्याओं को समझते हैं। वो तो बिल्कुल ठीक है आपका कि एक्चुअली जो कॉन्शियस और ह्यूमनिस्टिक कॉन्शियसनेस है, क्योंकि दो तरह की है ना। एक एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्शियसनेस भी है कि लोग कि भी अब हम कैसे फायदा उठा सकते हैं,
मतलब सरकार से या राज से, तो आप अपना रूप उस तरह बदल लेते हैं उनके, और उसको जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। दूसरे लोग हैं जो आम आदमी की जिंदगी को करीब से देखते हैं, और वो, क्योंकि लायर उस वक्त भी ये समझते थे कि किस तरह कानून के रास्ते से लोगों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है, तो वो चेतनता उनमें है। डॉक्टरों में जैसे डॉक्टर बशीर एक अच्छे मेडिकल डॉक्टर हैं और लोगों की सेवा में हैं, तो उनको मतलब वो लीड करने के लिए फांसी की सजा दी गई। ये तो बाद में, क्योंकि कलमसी इनको खुद अपनी गलतियों का बेनिफिट मतलब हो गया, फिर तो पता चल गया। डॉक्टर बशीर तो टोटली डेडिकेटेड थे लोगों को, मतलब बहुत ही कम खर्चे पे मेडिकल सर्विसेज देने के लिए। तो मतलब कि चाहे वो मतलब है कि डॉक्टर किचलू मतलब पीएचडी हैं लॉ के, और वो भी उन्होंने जर्मन से मतलब किया हुआ था, तो वो भी लोगों की जो क्योंकि वकील दो लोगों की रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देखते हैं, तो इसलिए वो जो चेतन वर्ग है वो हमेशा करेगा, और लेकिन सरकार उसको टॉलरेट नहीं करती, वो उनको डराने में मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी हम जो दरबार साहब की गोल्डन टेम्पल की बात कर रहे थे, कि जिस तरह लोगों ने उसका जवाब दिया, क्योंकि यही लोग जो मतलब बड़ी जागीरदारी माइंड के लोग थे और धर्म स्थानों पे कब्जा किए हुए थे, वो आम जो सिख है, जिसे हम मजहबी सिख कहते हैं, दलित सिख है, उसको वो वहां पर मत्था टेकने का राइट नहीं देते थे। तो उनको सबक सिखाने के लिए 500 मतलब जो है मतलब दलित सिख जो है, उनको जलियांवाले बाग में, अब देखिए वो सिंबॉलिक है कि जलियांवाले बाग में उनको बैप्टाइज किया गया, और नए सिख बना के उनको कहा कि जी ये नए 500 सिख आए हैं, इनका प्रसाद और इनके लिए अरदास कर दो, तो ये वो कब भाग गया हुआ? वहां से। ये कब हुआ वो डॉक्टर वही सिंह? यही 1900 मतलब 19 में अच्छा। जब उन्होंने डायर को सरोपा दिया, तो उसका जवाब लोगों ने इस तरह दिया कि तुम अपने अच्छा। समाज में तो ये मतलब डिफरेंसेस रख रहे हो, जात पात का बिल्कुल। भेदभाव रख रहे हो, जो कि सिक्खी के खिलाफ है, बिल्कुल। लेकिन एक जालिम को जिसे बुचर ऑफ अमृतसर भी कहा गया, हम्म। उसको आप मतलब उसको मतलब सरोपा दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो हम्म। वो जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि उसने ठीक किया है। हम्म। क्योंकि सरोपे का मतलब यह है कि एक क्लास जो है मतलब जो ब्रिटिश के साथ है, वो उसको मतलब जस्टिफाई कर रही है कि ये तो बहुत अच्छी ड्यूटी करके आया है। तो ये जो मतलब एक प्रक्रिया है, इसको समझने की जरूरत है। और मैं कहता हूँ कि इतिहास को हमें मतलब उससे सीखना है, तो इतिहास का जो नियम है उसको समझना चाहिए। जैसे यही जलियांवाला बाग जो है उसके बारे में मतलब इवन चर्चिल को कहना पड़ा कि ये तो हमारे बेवकूफ लोग हैं जो कह रहे हैं कि 1857 आ जाएगा, हमने तो इतना इंतजाम कर रखा है कि अब वो नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर जुल्म करेंगे तो आप अपने ही पांव पे कुहाड़ी मारेंगे, और वो राज चल नहीं सकता। जो राज डिवाइड करता है वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, वो जितनी देर लूट चल रही है चाहे उसके लिए मददगार हो सकता है, लेकिन लोगों की समस्या को मतलब हटाने के लिए नहीं हो सकता। और दूसरी बात जो है कि मतलब सरकारें ये भी समझती हैं कि जो सरकारी दमन है, वायलेंस है, उस पे उनका राइट है, वायलेंस पे भी उनका राइट है। अगर कोई गुस्से में भी कर देता है तो वो उसको फिर मतलब कहते हैं ये टेररिज्म हो रहा है। तो मैंने कहा कि एक्चुअली तो है कि इट इज कन्फेशन, एक उनकी मतलब अपने मतलब कमजोरी है कि उनके पास मतलब है कि जुल्म से मतलब जो इरादे से लड़ने की बात नहीं है, एकता से लड़ने की मतलब। तो इसलिए जैसे भगत सिंह ने कहा था कि जो वायलेंस है इट इज ए कन्फेशन, टेररिज्म इज ए कन्फेशन दैट रेवोल्यूशनिज्म हैज नॉट टेकन ग्राउंड, कि आप में इनकलाबी जज्बा नहीं आया, इसलिए आप मतलब ये काम करते हैं। तो इसलिए मतलब इससे जो सीखने वाला है कि हमें लोगों के एकता और उनकी जो दिन की समस्याएं हैं वो भी आप सरकार पे डिपेंड ना करिए, हमें अपने, जैसे अब उन्होंने ढूंढ लिया कि लोगों की अगर खाने की प्रॉब्लम है तो उसका हम सामाजिक तौर पे उसका हल निकले। अगर आज विद्या की प्रॉब्लम है तो हम सामाजिक काम में तो लगे ना,
सरकार से डिमांड रखिए क्योंकि उनकी ड्यूटी है, उनको ड्यूटी याद कराइए, लेकिन आप लोगों को उन भेड़ियों के आगे छोड़ के नहीं जा सकते। यही फर्क है कि जो पुरानी आजादी की लड़ाई में लोग थे तो वो लोगों के साथ भी काम करते थे, लोगों की दिनचर्या की जो प्रॉब्लम थी उसमें भी वो हिस्सेदार होते थे, उसको हल करने की भी कोशिश करते थे। तो यही आज मेरा ख्याल है कि जब हम रिविजिट कर रहे हैं जलियांवाला बाग, तो उसको एक भयानक मंजर देख के डरने की जरूरत, उससे सीखने की जरूरत है कि वो मंजर जो है उसका जवाब हमारे पास आज भी यह है कि लोग इकट्ठे हों अपनी, और इकट्ठे होने के लिए भी आप अपनी समस्याओं का समाधान इकट्ठे ढूंढेंगे तो आप इकट्ठे होंगे। मतलब जस्ट हवा में इकट्ठे नहीं हुआ जा सकता। मेरा विश्वास है कि अगर मोहल्ले वाले बैठ के मोहल्ले की बात ही करेंगे कि मोहल्ले में क्या करना है तो एकता होगी। अगर आप वैसे प्रचारक तौर पे करें तो, लेकिन वो प्रैक्टिकल होगी और उसमें फिर हल भी निकलेगा, क्योंकि आप उसको पोस्टपोन नहीं कर रहे, किसी पे निर्भरता सरकार चाहती है कि आप उन पे निर्भर हो जाए। जैसे आजकल है कि वो थोड़ा से दाने दे दिए, कुछ कर दिया, तो वो निर्भरता क्रिएट करती है। स्वयंभरता जो है वो उसका जवाब है। बिल्कुल, वो जो कुछ फ्री झुनझुने आपको दिखा देते हैं, भाई ये दे रहे हैं हम तुम्हें, वो दे रहे हैं, मगर आपने फिर पूरे तौर पे अपने अधिकार तो खो दिए। और दूसरी तरफ आप आपस में भी लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जिससे फिर उन्हीं का फायदा होता है जो आप आपसे फायदा उठाना चाहते हैं। तो जरूर इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज जलियांवाला बाग की याद करेंगे, क्योंकि उससे पहले होने वाली जो चीजें हैं जिनके बारे में आपने बात की, उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये जलियांवाला बाग इसलिए हुआ वहां पर नरसंहार क्योंकि लोग आपस में एकता दिखा रहे थे और उससे खतरा था ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार को। तो जब हम साथ एक आते हैं, जी जी। हाँ, एक मैं लास्ट चीज ऐड कर दूं क्योंकि वो कि उसका जो सबसे बड़ा सिंबल है वो हमारे शहीद उधम सिंह है, लेकिन जो नाम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वहां पर अनाउंस किया था उसको ब्लैक आउट कर दिया गया। उन्होंने अपने बाजू पे लिखा हुआ था कि मेरा नाम मोहम्मद सिंह आजाद है। मतलब उसी एकता को वो दोबारा अनाउंस कर रहे, जिस एकता से डायर अडवायर भाग रहा था। मैंने कहा कि उसकी मुक्ति के लिए उसने वही एकता दी, और ब्रिटिश ने ये कह के कि इसमें तो सभी लोग उसके साथ हमदर्दी करेंगे क्योंकि मोहम्मद भी है, सिंह भी है और आजाद भी है, तो इसलिए ये नाम जो है उसको ब्लैकआउट कर दो। और वो ऊधम सिंह उन्होंने सिर्फ एक दफा अपना पासपोर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, उससे पहले उनका उदय सिंह नाम था। जब पहले 5 साल सजा भुगती उन्होंने तो वो उदय सिंह थे। लेकिन नहीं कि बिल्कुल, वो मैसेज भी, आपने वो वो मैसेज मैसेज हम अपने सबसे बच्चों को इम्पोर्टेंट है। हाँ। नहीं दे। और उसने कहा भी कि जो मेरा नाम बदलेगा वो हम्म, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। दुश्मन होगा, हाँ। एक शब्द में उसने उस वक्त की एकता जो है हम्म। उसको दोबारा जिंदा किया। तो इसलिए उसको भी हमें एक, उसकी कंटिन्यूटी में, मतलब हम्म, उनको भी सल्यूट करना चाहिए कि जिन्होंने वो एकता का संदेश एकता जो को है सिंपल, वो हाँ। अपनी जिंदगी जिंदगी बिल्कुल। लगा के दिया। और असल में डॉक्टर सिंह, आजकल जो हो रहा है वो यही है कि हिस्ट्री से हटाया जा रहा है। तो वो हम्म। लोगों को इसकी हिस्ट्री ना तो दी जा रही है, बल्कि उसको सिलसिलेवार तरीके से, एक प्लान तरीके से उसको हटाया जा रहा है, स्कूलों से, कॉलेजों से, इवन म्यूजियम से। और जो जो हमें दिया जा रहा है वर्जन, उसमें ये वाला पॉइंट नहीं है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, ये पॉइंट नहीं उसमें बिल्कुल। उजागर किया जा रहा है। जी। तो ये हम पर है कि हम अपना सही इतिहास जाने, और फिर उस इतिहास से जो हमारे लिए लेसन्स हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, उन लेसन्स का हम ध्यान रखें। जी तो थैंक यू। जी, सो डॉक्टर सिंह, एक और इतने अच्छे वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते मेहरबानी। हैं आगे भी हम आपसे अपने इतिहास की कहानियां सुनते रहेंगे।